हेलो स्टूडेंट, 11th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम नियोजन को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नियोजन की क्या उपलब्धियां रही, नियोजन की क्या कमियां रही, जहां गरीबी निवारण, बेरोजगारी निवारण, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, आधारभूत आधारित संरचनात्मक सुविधाओं के विकास का प्रश्न है। अनेक दृष्टियों से नियोजन सफल रहा। वहीं दूसरी ओर हम यदि आर्थिक स्थिरता की बात करें या हम यूं कहें बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से, तो भारत में नियोजन अनेक आधारों पर असफल भी सिद्ध हुआ, क्योंकि इन चीजों की जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी अधिक मात्रा में ये सुविधाएं विकसित होनी चाहिए भारत में, उतनी अधिक मात्रा में ये सुविधाएं भारत के अंदर विकसित नहीं हो पाई है। तो भारत में नियोजन जहां अनेक दृष्टियों से सफल रहा, वहीं अनेक दृष्टियों से इसकी विफलताएं भी हमें दिखाई देती है, या हम यूं कह सकते हैं अनेक आधारों पर नियोजन असफल भी रहा। तो नियोजन की सफलता के लिए अभी हमें और अच्छी और सक्रिय रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि हम नियोजन की अधिक से अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर सके और भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ला सके। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे, नियोजन की सफलता के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो उसके लिए पहला है व्यापक जनसहयोग। व्यापक जनसहयोग, नियोजन या योजनाबद्ध विकास के जितने प्रयत्न हैं वे तभी सफल हो पाएंगे जब हम इसमें जनता का पर्याप्त मात्रा में सहयोग प्राप्त करें। भारत की जितनी अधिक जनता है, यदि नियोजन कार्य में अपना सहयोग देती है, योजनाओं को सक्रिय दृष्टि से देखती है और उन योजनाओं को लागू करने में यदि सरकार की मदद करती है, तो हम आर्थिक नियोजन की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका प्रयोग उनको प्राप्त कर पाएंगे। या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं उनका उचित प्रयोग करते हुए अपनी उत्पादकता वृद्धि कर पाएंगे। और यदि उत्पादकता वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अधिक विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन की सफलता के लिए सबसे पहले उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना जरूरी है। यदि जनता उसमें सक्रिय भागीदार नहीं बनती है या अपनी हिस्सेदारी नहीं देखती है, तो नियोजन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी बेकार हो जाएगा। या हम यूं कह सकते हैं कि नियोजन में जितनी भी सफलताएं हैं हमें प्राप्त होनी चाहिए थी, यदि जनता अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं निभाती है तो वे सफलताएं हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। दूसरा, मूल्यों पर नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण। नियोजन की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब हम कीमत या मूल्यों में स्थिरता लाएं। यदि कीमतें लगातार बढ़ती रही या कीमतों में लगातार कमी होती रही, व्यापारिक तेजी और मंदी की स्थितियां बनी रही, या हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक व्यापार चक्र कायम रहेंगे तब तक हम नियोजन की उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें स्थिरता लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। मांग और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन स्थापित करते हुए हम मूल्य स्थिरता ला सकते हैं। और यदि कीमतों में स्थिरता आती है तो अर्थव्यवस्था में होने वाली अत्यधिक तेजी और मंदी की स्थितियों को रोका जा सकता है और हम आर्थिक संतुलन स्थापित करते हुए नियोजन की उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। तो हमें कीमतों में स्थिरता लाने की आवश्यकता भी महसूस होती है। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में समन्वय, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में समन्वय, निजी क्षेत्र में समन्वय। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र माने जाते हैं। देखिए, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। जहां गवर्नमेंट सेक्टर को हम देखते हैं वो सबके हित के लिए कार्य करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने निजी या हम कह सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभांश को ध्यान में रखते हुए उत्पादन गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो देखिए, जब तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में तालमेल नहीं बिठाते या हम यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे में समन्वय की भावना लेकर कार्य नहीं करते, तब तक हम नियोजन की उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी कमियां और दोष है, निजी क्षेत्र की भी अपनी कमियां और दोष होते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप अपना रखा है और उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों की प्रधानता है, और जब तक इन दोनों ही क्षेत्रों में उचित समन्वय नहीं होता है या हम
हम कह सकते हैं कि यदि ये दोनों क्षेत्र मिलजुल कर कार्य नहीं करते तब तक हम न तो गरीबी दूर कर पाएंगे, न बेरोजगारी का निवारण कर सकेंगे और न ही आर्थिक स्थिरता या आधारभूत आधारित संरचनात्मक सुविधाओं का विकास ही कर पाएंगे। तो आवश्यकता है सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में हम समन्वय रखें। दोनों ही क्षेत्र यदि मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हम नियोजन की सफलताएं और उपलब्धियों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, दीर्घकालीन और अल्पकालीन कार्यक्रमों में संतुलन स्थापित करना। चौथा, दीर्घकालीन व अल्पकालीन उद्देश्य संतुलन ये भी नियोजन की सफलता के लिए जरूरी है। अगर हम दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों में संतुलन नहीं रखते तो हम कुछ उद्देश्यों के लिए कहते हैं, जैसे गरीबी निवारण करना है, बेरोजगारी निवारण करना है, आधुनिकीकरण करना है, विषमताओं में कमी करना है, दीर्घकालीन उद्देश्यों में मानकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं को अल्पकाल में ध्यान ही नहीं देते। जब हर अल्पकाल धीरे धीरे मिलकर दीर्घकाल बन जाता है तब अल्पकाल में ध्यान नहीं दे पाते तो दीर्घकाल में भी हम उस लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो हमें जरूरत है कि अल्पकाल के उद्देश्य और दीर्घकाल के उद्देश्य उनमें हम पारस्परिक तालमेल बनाए रखें और हर उद्देश्य को हर पंचवर्षीय योजना में ही लगभग पूरा कर लें। तो दीर्घकाल में हम जो स्थिति चाह रहे हैं या भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी की स्थिति में ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हमें पूर्ण रूप से उसमें सफलता प्राप्त हो। तो आवश्यकता है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन, क्योंकि ये योजनावार होते हैं अल्पकालीन उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य हमारे विशेष जो समस्याएं हैं आर्थिक, जैसे मुद्रास्फीति की समस्या है, गरीबी की है, आर्थिक असमानता की है, उनको दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आवश्यकता है कि हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही उद्देश्यों में पारस्परिक संतुलन बनाए रखें। उसके बाद में अगला पॉइंट देखें, केंद्र व राज्यों में मधुर संबंध। केंद्र व राज्यों में मधुर संबंध, राज्यों में मधुर संबंध। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे यदि विरोधी दल की सरकारें हैं तो आपस में उनमें टकराव की स्थितियां बनी रहती है और वे एक दूसरे को सहयोग और सद्भाव की दृष्टि से आमने सामने रखकर कार्य नहीं कर पाती। तो केंद्र और राज्य में विरोधी दलों की सरकारें होने पर भी यदि उनमें मधुर और सद्भावनापूर्ण संबंध है तो केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का समुचित उपयोग हो सकेगा और हम केंद्र ने जो हमारे राज्य के लिए उद्देश्य तय कर रखे हैं उनको प्राप्त करने में यदि राज्य सरकारें सहयोग करती है तो नियोजन को हम बहुत कुछ दृष्टि से सफल बना सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार यदि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगती है, अपने साधन सुविधाओं या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगती है तो अनेक बार हम अपने लक्ष्य और नीतियां जो हमने बना रखी है उनके जो उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं वे प्राप्त नहीं हो पाते। तो नियोजन की दृष्टि से भी केंद्र और राज्यों के बीच मधुर व सद्भावनापूर्ण संबंध रहने चाहिए ताकि केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उनमें यदि राज्य सरकारें सहयोग करती है तो उन योजना कार्यों को हम तरीके से पूर्ण कर पाएंगे और आसानी से अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित जो भी हमने निर्धारित कर रखे हैं उनको प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद नियोजन की सफलता के लिए अगला पॉइंट यदि हम छठा कहें तो बचत और विनियोग को बढ़ावा। बचत व विनियोग वृद्धि करना। देखिए, यदि हम पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो बचत को बढ़ाना जरूरी है। बचतें जितनी अधिक होगी उतना ही हम विनियोग बढ़ा पाएंगे और विनियोग जितनी मात्रा में होंगे उतनी पूंजी उत्पादन अनुपात में भी वृद्धि होगी। तो बचत और विनियोग की दर में यदि वृद्धि की जाती है तो हमारे उत्पादन कार्य उतने ही अधिक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियां तीव्र होगी और हम नियोजन की जितनी भी सफलताएं उनको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो बचत और विनियोग दोनों को ही अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना जरूरी है। जितनी अधिक बचतें उतने ही अधिक विनियोग और जितने अधिक विनियोग उतनी अधिक उन्नति और विकास। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा। सातवां, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना भी आवश्यक है ताकि व्यक्ति पढ़ा लिखा बेरोजगार न बन जाए। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट तैयार कर देती है और उनको आगे जाके किसी व्यवसाय की कोई जानकारी नहीं होने के कारण पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वे बेरोजगार रहने के लिए विवश होते हैं। ऐसी स्थिति को हम शैक्षिक बेरोजगारी में लाते हैं। तो हमारी यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए
लोगों को यदि विभिन्न व्यवसायों को करने की शिक्षा दी जाए या उन्हें व्यावहारिक जीवन में कौन कौन से उद्योग धंधे किस प्रकार से लगाए जाते हैं, हम कौन कौन से काम करके पैसा कमा सकते हैं, उनकी शिक्षा दी जाए तो पढ़ लिख कर व्यक्ति अपना स्वरोजगार कायम कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि अपना स्वयं का उद्योग धंधा कायम करके अपने जीविकोपार्जन के साधन में जुटा सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट यदि हम देखें 8वां पॉइंट, तो जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए, तभी हम नियोजन को सफल बना सकते हैं। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे नियोजन कार्यक्रमों पर भी पानी फेर देती है। तो जनसंख्या नियंत्रण करके हम नियोजन की सफलता कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर यदि रोक लगाएं तो भारत को हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आसानी से ला सकते हैं। हमारे यहाँ पर बढ़ती हुई तीव्र जो जनसंख्या है हमारे नियोजन कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पानी फेर देती है। हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि नियोजन कार्यक्रम में हम जो भी लक्ष्य और उद्देश्य तय करते हैं केवल उन्हीं को प्राप्त कर लेने पर ही, जब उतनी मात्रा में जनसंख्या और अधिक बढ़ जाती है तो हमें हमारे नियोजन कार्यक्रमों की उपलब्धियां नहीं मिल पाती। तो आवश्यकता है कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करें, और यदि ये नियंत्रण हो जाता है तो अपने लक्ष्य और उद्देश्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उद्योगों में समन्वय, उद्योग समन्वय, उद्योग समन्वय। उद्योग समन्वय कैसे? पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान दोनों ही प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं। देखिए, यदि पूंजी प्रदान उद्योगों को अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया जाता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि मानव संसाधन बेरोजगार हो जाता है और पूंजी मशीनों को खरीदने की अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो भारत के अंदर जब लघु और कुटीर उद्योग धंधों की प्रधानता है, यहाँ पर लोगों में अधिक मात्रा में पूंजीगत सुविधाएं नहीं है या पूंजी का अभाव है, तो पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान दोनों ही उद्योगों में समन्वय स्थापित करके यदि हम उद्योग धंधे लगाएं या औद्योगिक विकास करें तो हमारे जहाँ लघु और कुटीर उद्योगों को संरक्षण मिलेगा, अनेक व्यक्ति रोजगार भी प्राप्त कर पाएंगे और उन्हें आय अर्जन का जो साधन है वो मिल पाएगा और हम नियोजन की उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। और लास्ट है प्रशासन का शुद्धिकरण, प्रशासनिक शुद्धिकरण 10वां, प्रशासनिक शुद्धिकरण, प्रशासनिक शुद्धिकरण। नियोजन की सफलता के लिए प्रशासनिक शुद्धिकरण करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसी जो समस्याएं हैं उनसे ग्रस्त है। सरकार जनता के विकास के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम समय समय पर बनाती है और उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए करोड़ों रुपया बहाती भी है, लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण उन कार्यक्रम और सुविधाओं का लाभ वास्तव में जिन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। जो बिचौलिए और मध्यस्थ व्यक्ति या यूं कहें जो अमीर व्यक्ति है वे ही उन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं, गरीब व्यक्ति गरीब बना रह जाता है, बेरोजगार व्यक्ति की बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाती। तो प्रशासनिक शुद्धिकरण के द्वारा भी या प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के द्वारा भी हम भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी जैसी जो समस्याएं यदि हम उन्हें खत्म कर देते हैं तो हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। और इन सब कार्यक्रमों को अपनाकर हम जहाँ एक और नियोजन की उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ पर जितने भी मानवीय और प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।